Assalamu alaikum dear students, my name is Hassan Raza and we are discussing class 10th physics. Students, हम देख चुके हैं नॉइस पोल्यूशन क्या है, नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है. नाउ वी नो व्हाट इज अकूस्टिक प्रोटेक्शन एंड नाउ वी नो हाउ वी हैव टू डिज़ाइन क्लासरूम्स, थिएटर हॉल्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स. अब हम बात करेंगे कि इंसान की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है. इंसान मैक्सिमम और मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं. ना सिर्फ इंसान जबकि बाकी दीगर जानदार दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज सुन सकते हैं. और स्टूडेंट्स, इस हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को क्या कहते हैं और ये हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये तमाम चीज़ें होंगी आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारी गुफ्तगू जिसे हमने आज शुरू करना है, मैं बता चुका हूँ कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, यानी वो रेंज जिसे इंसान सुन सके, वो साउंड की लिमिट जो इंसानी कान, ह्यूमन एयर के लिए ऑडिबल हो, काबिल समात हो, सुनने के काबिल हो, उसे ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं. सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन कैसे किया जा सकता है? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आ ह्यूमन एयर can hear is called as audible frequency range and it lies between 20 hertz to 20,000 hertz. Students, हमारा नॉर्मल इंसानी कान वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसे सुन सकता है तकरीबन 20 हर्ट्ज़ है, 20 हर्ट्ज़ है, और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है. स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक आइडियल कान की सेंसिटिविटी की बात की जा रही है. नॉर्मल ह्यूमन हेयर्स, आमतौर पर हमारे कान इतनी मुकम्मल रेंज पर तमाम आवाज़ों को नहीं सुन सकते. यानी कि एक बच्चा तो शायद 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सके, बिकॉज उसके कान एक्सटर्नल शोर, एक्सटर्नल नॉइस से इतने ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं हुए होते. लेकिन आमतौर पर एडल्ट्स उम्र के साथ साथ इस फ्रीक्वेंसी रेंज को नैरो डाउन करते जाते हैं, यानी कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ सुनने के काबिल नहीं होते. 100, 150, 200, 250 इस फ्रीक्वेंसी से उनकी मिनिमम लिमिट स्टार्ट होती है और मैक्सिमम भी वो 20,000 हर्ट्ज़ को सुनने के काबिल नहीं होते. ज़्यादा से ज़्यादा 12, 13, 14 या 15 हर्ट्ज़ को सुनने की काबिलियत रखते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे कानों का एक्सटर्नल सोर्स के एक्सपोजर की वजह से सेंसिटिविटी कम होता जाता है. अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे कान 20 to 20,000 हर्ट्ज़ की तमाम लिमिट को सुनने के काबिल नहीं रहते. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ये तो ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, 20 से 20,000. कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी लिमिट बहुत हाई है. फॉर एग्जाम्पल बैट्स. डू यू नो कि ये बैट्स आखिर किस फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हैं? 120,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को, 1,20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी को भी ये आराम से सुन सकते हैं. स्टूडेंट्स, आपने ये फ्रेज तो सुनी होगी, ब्लाइंड एज बैट, बैट की तरह से अंधा. ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बैट्स अंधे होते हैं, इनको नज़र नहीं आता, ये ब्लाइंड होते हैं. स्टूडेंट्स, इनको किसी हद तक नज़र तो आता है, इनका विजन होता है मगर बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन ये अंधे नहीं होते. इसके बावजूद भी स्टूडेंट्स, अगर इन बैट्स को बिल्कुल डार्क पिच्ड ब्लैक रूम के अंदर रख दिया जाए तो तब भी ये अपने शिकार तक बहुत प्रिसीजन के साथ पहुंच सकते हैं. यानी कि वो डायरेक्ट इस अंधेरे कमरे में, जहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे, जहाँ पर ज़रा सी भी रोशनी की रे मौजूद ना हो, वो इस डार्क कमरे में भी एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ अपने शिकार को पकड़ने की सलाहियत रखते हैं. आखिर कैसे? इनकी विजन तो वीक है लेकिन फिर भी शिकार तक पहुँच जाते हैं. स्टूडेंट्स, असल में ये इको का यूज़ करते हैं, इको लोकेशन. स्टूडेंट्स, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो साउंड इनसे एमिट होती है और सराउंडिंग को जाकर टकराती है. जैसे ही टकरा कर वापस आती है, ये बैट्स उस फ्रीक्वेंसी को, उस साउंड को डिटेक्ट करके अंदाज़ा लगा लेते हैं
कि वो चीज़ जो शिकार जैसे ये पकड़ना चाह रहे हैं या आगे अगर कोई हर्डल है तो वो कितनी दूर है। स्टूडेंट्स इवन ये जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली साउंड है उससे माइंड में एक इमेज भी बना लेते हैं कि आगे कैसा समा होगा, आगे कैसी हर्डल्स होंगी और शिकार कहाँ पर होगा। ये शिकार के भागने की डायरेक्शन को भी इकोलोकेशन के प्रोसेस से सेंस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये बैट्स एक जानवरों या जानदारों की ऐसी किस्म है जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को भी सेंस करने की सलाहियत रखते हैं। स्टूडेंट्स ना सिर्फ बैट्स बल्कि डॉल्फिन भी बिल्कुल इसी मेथडोलॉजी के ऊपर नेविगेट करती हैं सी में। नेविगेट से मुराद क्या है स्टूडेंट्स? समंदर के अंदर, दरियाओं के अंदर, ओशियंस के अंदर कोई पाथ्स, कोई रास्ते तो होते नहीं हैं। तो डॉल्फिन्स अपना रास्ता कैसे तलाश करती हैं? इसी इकोलेशन के मेथड से। इनमें से भी कुछ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स निकलती हैं और जाकर डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से टकरा कर जब वापस आती हैं तो डॉल्फिन्स भी बिल्कुल बैट ही की तरह माइंड में एक इमेज बना लेती हैं। इस प्रोसेस से डॉल्फिन्स नेविगेट भी करती हैं, रास्ता भी तलाश करती हैं और साथ ही साथ अपना शिकार भी समंदर में तलाश कर लेती हैं। स्टूडेंट्स ना सिर्फ बैट्स और डॉल्फिन्स मगर बहुत सारे और जानदार भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसीज को सुनने की एबिलिटी रखते हैं, जैसे कि माइस, चूहे। ये तकरीबन 1,00,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तकरीबन 100,000 फ्रीक्वेंसी दे कैन हेयर। स्टूडेंट्स इसी के साथ साथ माइस के अलावा डॉग्स भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे कैन हेयर अप टू 35,000 हर्ट्ज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात डॉग्स के लिए, क्या आप जानते हैं कि जो बहुत फ्यूरियस डॉग्स हों, ऐसे डॉग्स जो काटने को दौड़ रहे हों, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों, उन्हें बहुत काम या नॉर्मल करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्टूडेंट्स उन्हें नॉर्मल या काम करने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती। उन्हें नॉर्मल या काम करने के लिए साइलेंट विसल्स यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स ये मैंने क्या कह दिया? साइलेंट विसल्स? क्या ये सीटी, ये विसल खामोश है? तो फिर इसे विसल या सीटी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि सीटी और विसल की साउंड होती है। स्टूडेंट्स ये हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए साइलेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इस विसल की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ग्रेटर होती है। तो अगर आपके सामने ये विसल कहीं पर कोई ब्लो कर रहा हो तो आप इसे सुन नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 है, मगर डॉग्स दे कैन हेयर अप टू 35,000 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी उनके लिए ऑडिबल होगी और साइकोलॉजिकली हमने ये देखा है कि इस हाई फ्रीक्वेंसी को अगर कोई डॉग सुन ले तो वो ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। तो इसीलिए इन साइलेंट विसल्स को यूज़ किया जाता है इन डॉग्स को काम करने के लिए। स्टूडेंट्स इनके साथ ही साथ हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज को सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैट्स, दे कैन हेयर अप टू 25,000 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में ये बातें तो आपको समझ आ रही होंगी कि हमने फ्रीक्वेंसी रेंज को बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली है, लेकिन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी का और क्या यूज़ है? इस हाई फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो गौर से सुनिएगा। हमने कहा कि ह्यूमन फ्रीक्वेंसी की ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। स्टूडेंट्स क्या आप जानते हैं वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी लेस हो उन्हें क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स उन्हें कहा जाता है इंफ्रासोनिक्स। इंफ्रा का मतलब याद रख लीजिएगा, आप जहाँ पर भी देखें, जहाँ पर भी सुने, इसे कहते हैं लेस। इन्हें इंफ्रासोनिक्स, सोनिक का मतलब होता है साउंड, इंफ्रासोनिक यानी वो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है। सो अगर इंफ्रासोनिक कभी पूछ लिया जाए तो आप डिफाइन कर सकते हैं। सो साउंड वेव हैविंग द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड एज इंफ्रासोनिक। स्टूडेंट्स अब अपर लिमिट की तरफ आते हैं। हमारी अपर लिमिट है 20,000 हर्ट्ज। तो वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उन्हें क्या कहेंगे? सो इसकी डेफिनेशन कहलाती है साउंड of the frequency higher than 20,000 hertz which are
इनऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड्स। अल्ट्रा लफ्ज़ का मतलब याद रख लीजिएगा, आप जहाँ पर भी देखें अल्ट्रा का मतलब होता है हायर, हाई, बुलंद, ज़्यादा। तो अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होगा? ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। आखिर किससे ज़्यादा हो? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, उस साउंड को हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है, इसके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ किया जाता है, आप बहुत जगह पर सुनेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, अल्ट्रासोनिक्स। स्टूडेंट्स, तो अब की हमारी डिस्कशन थोड़ी सी होगी ऑन अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स क्या है ये तो आप जान गए, अल्ट्रासोनिक्स इम्पॉर्टेंट है, अल्ट्रासाउंड क्या इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और ज़रा एक डीप ब्रेथ लेकर सोचिए कि आपने अल्ट्रासाउंड का वर्ड बचपन से लेकर अभी तक कहीं सुना? स्टूडेंट्स, आई एम वेरी श्योर कि आपने अल्ट्रासाउंड वर्ड सुना होगा। अल्ट्रासाउंड आमतौर पर क्लिनिक्स में, डॉक्टर की अच्छी किसी फार्मेसी पे, हॉस्पिटल्स में, लैब्स के बाहर लिखा होता है अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स। आखिर क्या है अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक्स? स्टूडेंट्स, अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा डीप डिस्कस करने लगे। हमने कहा कि हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव है, तो इसके यूजेस स्टडी करने से पहले अल्ट्रासाउंड की प्रॉपर्टीज़ तो पूछ लें मुझसे क्या है। अल्ट्रासाउंड्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। एक बात याद कीजिए, वो बात मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 में बताई थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव के चैप्टर में। मैंने कहा था जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वेव की एनर्जी भी बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो अगर अल्ट्रासाउंड्स की फ्रीक्वेंसी हायर है तो स्टूडेंट्स अल्ट्रासाउंड बहुत एनर्जेटिक वेव्स होंगी, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद होगा हमने वेव्स के टॉपिक में कॉन्सेप्ट सीखा था, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने माइंड में सेट किया था कि ये जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, उनकी वेवलेंथ स्क्वीज हो जाती है। सो फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स, क्या ख्याल है आपका अल्ट्रासाउंड्स की वेवलेंथ के बारे में? इनकी वेवलेंथ भी शॉर्टन होगी। सो दो बातें आपको अपने माइंड में सेट करनी है। द फर्स्ट थिंग इज अल्ट्रासाउंड्स हैव गॉट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दे हैव गॉट वेरी हाई एनर्जी, and the second thing is the ultrasounds have very low wavelength। अगर ये दो बातें आप अपने माइंड में सेट कर लें तो इनके यूजेस और इनकी एप्लीकेशंस आप समझ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जा सकता है और लॉन्ग में भी। शॉर्ट में आपसे एग्जामिनर कह देगा कि एनी 2, 3 या 4 यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड बताएं, और अगर लॉन्ग आ गया तो आपसे कह देगा राइट द नोट ऑन एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। तो चलिए कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली और कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है डायग्नोस्टिक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, ये अल्ट्रासाउंड्स ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस, ट्यूमर्स, एबनॉर्मैलिटीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, साथ ही साथ इलाज के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। सो अल्ट्रासाउंड्स आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट ट्यूमर डिजीजेस एंड ऑल्सो यूज फॉर देयर ट्रीटमेंट। ये तो हमने समझ लिया कि ये तशखीस के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और इलाज के लिए भी, लेकिन आखिर कैसे? तो चलिए मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर किसी बॉडी में कोई ट्यूमर मौजूद है, कोई एबनॉर्मैलिटी मौजूद है जो ह्यूमन आँख नहीं देख सकती, यानी कि वो एबनॉर्मैलिटी या ट्यूमर सरफेस पे मौजूद नहीं है, तो उसका अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। अब अल्ट्रासाउंड टेस्ट में क्या है स्टूडेंट्स? एक गन जिसमें से अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं, यानी ऐसी वेव्स निकलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, वो किसी भी पेशेंट के उस पॉइंट पर रखी जाती है जहां पर शक हो कि एबनॉर्मैलिटी मौजूद हो सकती है। स्टूडेंट्स, वो साउंड्स वहाँ से निकलती हैं, उस बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स और पार्ट्स को टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। उसी गन में एक रिसीवर भी लगा होता है, वो रिसीवर स्टूडेंट्स उन तमाम निकलने वाली साउंड को डिटेक्ट कर लेता है और एक इमेज बनाकर स्क्रीन पर दिखा देता है। अब इमेज वो डॉक्टर्स इजीली रीड कर सकते हैं और इमेज को रीड करते हुए ये बता देते हैं कि इस
बॉडी पार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई ट्यूमर या कोई डिजीज़ मौजूद है या नहीं। अगर तो उसका इमेज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पार्ट जैसा हो तो डॉक्टर्स उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। एक तरीका तो आपने देख लिया कि कैसे ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, आमतौर पे एब्डोमिनल डायग्नोस्टिक के लिए यानी पेट के मुआयने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, इन ग्लैंड्स के मुआयने के लिए, थायराइड ग्लैंड्स के मुआयने के लिए भी फॉर द एग्जामिनेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स अल्ट्रासाउंड आर ऑल्सो यूज्ड। तो स्टूडेंट्स, ये दो यूजेस तो आपने देख लिए कि ये कैसे डायग्नोस्टिक प्रोसेस में यानी तशखीस, बीमारी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप आगे ये देखने वाले हैं कि कैसे ये इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलाज के लिए कैसे इस्तेमाल होंगे ये देखिए, एक और केस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल किसी वेन में, किसी आर्टरी में या किसी ऐसे पॉइंट पर जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा हो, वहाँ पर कोई क्लॉट प्रोड्यूस हो जाए, क्लॉटिंग बन जाए और ब्लड का फ्लो हिंडर हो जाए, रुक जाए। तो ऐसे में उस क्लॉट को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना ब्लड उस अगली जगह पर जहाँ पर क्लॉट मौजूद हो वहाँ पर पहुँचेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, उस वेन में जहाँ पर क्लॉटिंग मौजूद हो, बगैर ऑपरेट की भी क्लॉटिंग को रिमूव किया जा सकता है थ्रू अल्ट्रासाउंड्स। आप जानते हैं, हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अल्ट्रासाउंड्स हैव गॉट वेरी हाई एनर्जी। जब ये हाई एनर्जी उस क्लॉट पर जाकर फॉल करेगी तो स्टूडेंट्स क्या होगा? स्टूडेंट्स, वो क्लॉट उस एनर्जी की ताब ना लाते हुए वहाँ से शैटर कर जाएगा, बिखर जाएगा, टूट जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा और ब्लड के साथ फ्लो कर जाएगा। तो आपने उस छोटे से क्लॉट को, जो कि ब्लड के फ्लो को हिंडर कर रहा था, रिमूव कर दिया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड का ट्रीटमेंट किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। किडनी का स्टोन जो किडनी में मौजूद है, ऑपरेट से एलिमिनेट या निकाला जाता है, उसे अल्ट्रासाउंड से भी निकाल सकते हैं। उस किडनी के स्टोन पर अगर अल्ट्रासाउंड फॉल करवाई जाएं हाई एनर्जी की, सो वो स्टोन भी शैटर कर जाएगा और साथ ही थ्रू डिफरेंट सिक्रीशंस बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, तो ये ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ये अल्ट्रासाउंड्स सिर्फ ह्यूमंस के डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती, यानी इंसानी जिस्म के मुआयने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये अल्ट्रासाउंड्स मशीन्स के मुआयने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एक जहाज़ जो पूरे का पूरा एरोप्लेन है, वो कितना सेंसिटिव है? अगर उसमें खुदा ना खास्ता कुछ छोटा सा क्रैक भी आ जाए, यानी मेरे बाल से बराबर क्रैक भी अगर मौजूद हो, तो पूरे का पूरा प्लेन क्रैश कर सकता है, पूरे का पूरा प्लेन हवा में डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इतना बारीक क्रैक आखिर कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, आखिर कैसे देखा जा सकता है? स्टूडेंट्स, इतने बारीक क्रैक को इंसानी आंख नहीं देख सकती। तो जैसे इंसान का अल्ट्रासाउंड करके उसकी बीमारी का पता किया जाता है, इसी तरह से इतने सेंसिटिव बड़े बड़े जहाज़ों का भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। स्टूडेंट्स, उनका अल्ट्रासाउंड करके देखा जाता है कि कहाँ कोई ऐसा सुराख, क्रैक या पोर मौजूद है जो पूरे के पूरे प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ना सिर्फ प्लेन्स, बल्कि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइंस यानी सेंसिटिव मटेरियल्स, सेंसिटिव इक्विपमेंट का भी अल्ट्रासाउंड करके उनकी प्रॉब्लम्स या उनके क्रैक्स को डायग्नोज किया जाता है। स्टूडेंट्स, वन लास्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज सोनार। यस, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। स्टूडेंट्स, अंडर वाटर भी डिटेक्शंस के लिए हम यही अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं और अंडर वाटर डिटेक्शन करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ करने का अमल क्या कहलाता है? सोनार कहलाता है। सोनार की मदद से हम बड़े बड़े ओशियंस, बड़े बड़े समंदर, इनकी डेप्थ्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इनकी डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए किसी डाइवर को नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, एक जहाज़ जो सरफेस पर खड़ा अगर नीचे की तरफ अल्ट्रासाउंड्स फेंके, वो नीचे सी बेड को टकरा कर जब वापस आएंगी तो डिटेक्टर टाइम फाइंड आउट कर लेगा कि कितना टाइम लगा टकरा के आने का। और वेलोसिटी तो हमें पता है साउंड की क्या होती है। वेलोसिटी और टाइम अगर हो तो डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है बाय द फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो स्टूडेंट्स, आप डेप्थ ऑफ ओशन एंड सी को भी मेजर कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स ना सिर्फ डेप्थ को बल्कि अंडर वाटर ख़जानों को तलाश करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड से यूज़ किए जाते हैं और ये टेक्निक भी सोनार ही कहलाती है। अगर पानी के अंदर अंडर वाटर कोई मलबा जहाज़ का डूबा हो वो तलाश करने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड से यूज़ करते हैं। हम अंडर वाटर अल्ट्रासाउंड्स फेंकते हैं और वो जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं तो जैसे बैट्स एक इमेज बना लेते थे अपने आगे सामने मौजूद चीज़ों का, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड्स की रिफ्लेक्टेड इमेज भी कंप्यूटर पर बनाई जा सकती है। उससे पता चल जाता है कि अंडर वाटर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम एप्लीकेशंस आपको समझ आई हैं। स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि नॉर्मल ह्यूमन एयर कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड को आपने डिफ़ाइन की है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशंस भी आपने देख ली हैं और बैट्स और डॉल्फिन्स कैसे नेविगेट करती हैं आप सीख चुके हैं। अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को जहन में रखिएगा, एप्लीकेशंस को ज़रूर लर्न कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए बहुत अहम है। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।